दिसंबर की हाट कपाती ठंड थी। अपने गांव जाने के लिए आरुष बस में बैठ चुका था। शायद मौसम का ही असर था कि ड्राइवर कंडक्टर के अलावा बस के अंदर सिर्फ 4 लोग ही यात्रा कर रहे थे। बाहर हर तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर बस 15 मिनट रुकेगी, जिसको फ्रेश होना है हो लो, फिर अगला स्टॉप मऊ होगा। ड्राइवर की बात सुनकर बस में बैठी बाकी सवारियों के साथ आरुष भी उस छोटे से ढाबे पर नीचे उतर गया। यह एक छोटा सा सुनसान ढाबा था जिसके दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। आरुष एक कप चाय पीने की इच्छा से ढाबे के अंदर पहुंच गया था। बस में बैठी बाकी की 3 सवारियां भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। भाई एक कप मसाला चाय देना। चाय तो है, लेकिन मसाला चाय अभी नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत है, फटाफट बना दो। अरे बाबूजी, आप रेस्टोरेंट में नहीं खड़े हैं, ये जंगल वाला ढाबा है और आप जिस बस में आए हैं वो पूरे 7 मिनट में यहाँ से निकलने वाली है। अरे यार, तुम तो नाराज होने लग गए। अच्छा ठीक है, तुम चाय तो दो। बस में कुल 4 सवारी है, उन्हें भी छोड़ जाएंगे क्या? दुकानदार से चाय का कूलर लेकर वह एक टेबल पर बैठकर चाय पीने लगा। कुछ मिनटों में उसने अपनी चाय खत्म की और ढाबे के बाहर आया तो देखा बस निकल गई है। धूल उड़ाती बस को जाते देख आरुष भी उसके पीछे दौड़ लगा देता है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता। कुछ देर तक बस के पीछे दौड़ने के बाद आरुष वापस ढाबे की ओर मुड़ जाता है। ढाबे के पास आकर वह देखता है कि ढाबे का मालिक ताला लगाकर जा रहा है। अरे भाई, अभी तो बस 5 बजे हैं, अभी से ढाबे में ताला लगाकर कहाँ जा रहे हो? अरे तुम अभी तक यही हो, लगता है तुम्हारी बस छूट गई। अब तो तुम्हारा भगवान ही भला करे। कैसी अजीब सी बात कर रहे हो? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अरे सर, मैंने आपको बताया ना, ये ढाबा जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। अब सुबह होने तक यहाँ से कोई बस नहीं गुजरने वाली है। ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आप बस इतना समझ लो, दिन ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं ठहरता, इसीलिए आपका ड्राइवर भी यहाँ से बस भगा ले गया। अरे भाई, ऐसा क्या है यहाँ जो दिन ढलने के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता? और उसकी बात का जवाब दिए बगैर ढाबे वाला अपने ढाबे में ताला लगाकर घड़ी की ओर देखते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी था। शाम के 5 बजे ही ढाबा बंद करके भाग गया। ऊपर से पता नहीं बिन सर पैर की बातें कर रहा था। गांव के लोग अफवाह फैलाने में 1 नंबर होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। आरुष अपना मोबाइल निकालकर अपनी लोकेशन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हाईवे से लगते हुए आगे ही एक छोटा सा गांव है। यहाँ तो दोनों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अगर ढाबे वाले की बात सच थी तो इसका मतलब है अब रात में इस रूट से कोई भी बस नहीं गुजरने वाली है। रात में इस जंगल की रोड पर रुकना सेफ नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, गांव में जाकर मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है वहाँ मुझे रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। आरुष जंगल वाले रास्ते पर तेज कदमों से चला जा रहा था। शाम के 5:30 बज चुके थे। सर्दियों के दिन होने के कारण दिन ढल चुका था और चारों ओर अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया था। अंधेरे से रह रह कर आती जंगली जानवरों की रोने की भयानक आवाज उसके दिल को दहला रही थी। अरे यार, लगता है इस जंगल में जंगली जानवर भी हैं, तभी इतना भयानक आवाज सुनाई दे रही है। शायद इसी वजह से अंधेरा होने के बाद यहाँ से कोई बस नहीं गुजरती होगी। आरुष मन ही मन अटकलें लगाता आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सड़क के दूसरे छोर पर एक गांव दिखाई पड़ने लगता है। कैसा गांव है ये? बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है पूरे गांव में बिजली ही नहीं है। गांव की सीमा से लगभग 150 मीटर पहले पीपल के पेड़ों का झुंड दिखाई दे रहा था। जैसे ही आरुष उस झुंड के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। अपना वहम दूर करने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आसपास कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने को होता है उसे फिर से एक आहट और चीखों की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति है जो मुझे इस गांव में घुसने नहीं देना चाहती। हाईवे पे घूमते छलावों की कहानी तो मैंने भी सुन रखी है, कहीं इस पेड़ पर कोई छलावा तो नहीं है। आसपास का सन्नाटा और अंधेरा देखकर अब आरुष को भी डर लगने लगा था। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि तभी उसे पेड़ों के पीछे से झांकते किसी शख्स का आधा शरीर दिखाई दे जाता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ही इतनी देर से आवाजें निकाल कर मुझे डरा रहे हो ना? आरुष की बात सुनकर वह आदमी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। वह कोई तकरीबन 20-25 बरस का आदमी था, जिसके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे, जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? ज्यादा बनो मत, मेरे नजदीक मत आना। देखो मैं अभी पुलिस का नंबर मिला दूंगा, दूर हटो। अरे मैं कोई चोर हूँ क्या जो तुम पुलिस को नंबर मिलाओगे? डरो मत, मैं भी डर के कारण ही यहाँ छुपा हुआ था। डर? आखिर किसका डर? देखो, मैं पास के गांव में रहता हूँ। आज मेरी भैंस चरते चरते न जाने कहाँ निकल गई। उसे खोजते खोजते दिन ढल गया और मैं इस मनहूस गांव के पास आकर अटक गया। अरे अटक गया से क्या मतलब है? जंगल में ऐसे पेड़ के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। या तो सुबह तक तुम ठंड से अकड़ जाओगे या कोई लुटेरा तुम्हें मार कर फेंक जाएगा। चलो अंदर गांव में चलकर मदद मांगते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इस गांव के आसपास भी नहीं जाने वाला और तुम्हें भी यही कहूंगा कि चले जाओ यहाँ से। ये आदमी क्यों नहीं चाहता है कि मैं गांव में जाकर मदद मांगूं? मुझे तो ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये सच में कोई लुटेरा हुआ तो ये भी हो सकता है कि ये कोई भूत प्रेत हो। ऐसे अचानक से पेड़ के पीछे प्रकट हो गया, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। देखो भाई, तुम्हें अपनी भैंस बकरी जहाँ ढूंढनी है ढूंढो, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं जाकर गांव में अपनी रात बिताने का इंतजाम कर लेता हूँ। तुम्हें सचेत करना मेरा काम था, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। आरुष गहरे अंधेरे को देखते हुए तेज कदमों से गांव की सीमा में घुस गया था। सामने लगभग 200 मीटर की दूरी पर 2-3 कच्चे पक्के से घर दिखाई दे रहे थे। आरुष अपने मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने के घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे कोई महिला दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अगले ही पल वह औरत जोर जोर से हंसते हुए पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखाई देने लगती है। अब तो आरुष के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। वह उल्टे पांव वहां से भागते हुए फिर से उसी पीपल के पास पहुंचा तो वह आदमी उसे कुछ दूरी पर पैदल जाता हुआ दिखाई पड़ा। लगता है मुझसे गलती हो गई। वो आदमी ठीक कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस गांव में। आरुष दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है। आप ठीक कह रहे थे, वो गांव, वहाँ कुछ तो है। मैंने अपनी आंखों से एक औरत को पेड़ पर लटकते हुए देखा। मैं जो बताऊंगा उस पर यकीन कर पाओगे? क्यों नहीं, मुझे आप पूरी बात बताइए। आखिर इस गांव का क्या रहस्य है? जिसको तुमने अभी अभी पेड़ पर लटकते हुए देखा, वो कोई औरत नहीं बल्कि प्रेत था। ये गांव पिछले 75 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो इस गांव में रहने वाले लोग आखिर कहाँ चले गए? आजादी से पहले की बात है। देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी। उस अंग्रेजी हुकूमत में जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो ऐसे छोटे छोटे गांव पर राज किया करते थे। इस गांव में रहने वाली एक लड़की पर एक रोज अंग्रेज वायसराय की नजर पड़ गई। जब गांव के मुखिया को पता चला कि अंग्रेज अफसर गांव की लड़की को पसंद करता है, तो उसने उस लड़की के बाप को खूब डराया धमकाया और उसकी बेटी को अफसर के साथ भेजने के लिए कहने लगा। भाइयों, आज मेरी बेटी पर उस अंग्रेज ने बुरी नजर डाली है। कल को ये किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए हमें इस अंग्रेज से डरे बिना उसका सामना करना होगा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर बात आए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे चुप। अगले ही दिन लड़की का पिता पास के गांव में जाकर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देता है और दूल्हा बारात लेकर गांव में पहुंच जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव के सारे लोग शादी में शरीक होने के लिए मंडप में जमा थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था कि उसी क्षण मुखिया को यह खबर लग गई कि रूपा की शादी हो रही है।
इन लोगों को इतनी हिम्मत हो गई है, मेरे समझाने पर भी ये रूपा की शादी करवा रहे हैं। इससे पहले कि वो गोरा मेरी खाल खींचे, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। मुखिया अंग्रेज सैनिकों के साथ आधी रात को गांव में घुसा और रूपा के घर पर पेट्रोल को छिड़ककर चारों ओर से आग लगा दी। पूरा का पूरा गांव एक ही दिन में उस आग में खत्म हो गया। लेकिन मरने के बाद भी उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से लेकर आज तक वो लोग इस गांव में ही भटक रहे हैं। मुखिया और उसके सभी आदमियों को मारकर उन्होंने अपनी मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन उस दिन के बाद ये गांव हमेशा के लिए शापित हो गया। इसलिए अंधेरा होने के बाद गांव की सीमा को पार करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना। आज तक जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। इस घटना के 70 साल बीतने के बाद भी उस गांव में जाने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? आओ, मैं एक जगह बताता हूँ। वह आदमी आरुष को लेकर एक पुराने से घर में चला गया। ये जगह थोड़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम सुबह तक यहाँ रुक सकते हो। गांव की खौफनाक कहानी सुनकर आरुष का रोया रोया डर से कांप रहा था, क्योंकि वो उस गांव की सीमा में पैर रखकर लौट आया था। अरे भाई, आपका नाम नहीं बताया आपने? किशन कुमार। आरुष को उस पुराने से मकान में छोड़कर किशन वहां से बाहर निकल गया। आरुष ने किसी तरह वो रात बिताई। सुबह बस के हॉर्न की आवाज से उसकी नींद खुल गई। लगता है सुबह हो गई। सुबह का उजाला उस टूटे फूटे पुराने कमरे को रोशन किए हुए था। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाते हुए अचानक आरुष की नजर शादी के कार्ड पर जाकर थम गई, जो सामने रखी कुछ किताबों के पास बिखरे थे। किसी की शादी का कार्ड लगता है। रूपा संग किशन, 22 दिसंबर 1946। आरुष का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। जिसके साथ आरुष ने रात बिताई थी वो कोई और नहीं, रूपा का दूल्हा किशन था। बाकी गांव वालों के साथ साथ वो भी आज तक भटक रहा था, लेकिन शायद उसके भटकने का मकसद अलग था। मेरा नाम सुबोध है। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर परचेज डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। उस वक्त तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं अपने शहर रेवाड़ी से गुरुग्राम, जो कि उस समय गुड़गांव हुआ करता था, अक्सर गाड़ी से सफर किया करता था। मुझे अक्सर ही गुड़गांव या आसपास के इलाकों में परचेज का काम देखने के लिए जाना पड़ता था, जहां मैं दिन में काम खत्म होने के बाद नाइट में किसी होटल में रुककर अगले दिन अपने घर लौटता था। वो सर्दियों के दिन थे। शाम के 8 बजे ही कोहरे के कारण सड़कों पर गहरा सन्नाटा फैल गया था। कड़ाके की ठंड और बाहर जीरो विजिबिलिटी होने के कारण रेवाड़ी की सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आ रहे थे। मैं क्लाइंट से मिलकर फ्री हो चुका था, लेकिन इतने कोहरे में ड्राइव करके वापस गुरुग्राम जाने के लिए मेरी अंतरात्मा ने उस रोज गवाही नहीं दी। मैंने 2-4 लोगों से होटल के बारे में पूछा और एक होटल की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। उस समय जीपीएस का चलन नहीं था, इसलिए नए शहर में ठहरने के लिए जगह ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता था। मैंने अंदाज से एक दिशा में गाड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। मैं जितना भी स्टार्ट करता, लेकिन वो उस जगह से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। मैं गाड़ी से उतरकर कोहरे में नजर गड़ाकर आसपास देखने लगा। कुछ दूरी पर मुझे एक लड़की पायल छम छम करते जाती हुई दिखाई दी। लड़की को देखकर मैं बड़े सकते में आ गया था। अंधेरे सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की आखिर क्या कर रही थी। मैं भी सोच ही रहा था कि अचानक वह लड़की मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सड़क पर चलते चलते कोई गायब कैसे हो सकता है। सोचते हुए इस बार जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं कुछ दूर तक हाईवे के किनारे बने होटल के सामने रुक गया। होटल के अंदर जाते ही मैंने रिसेप्शन पर खड़े लड़के से कमरे की चाबी ली और अपना सामान भिजवाने के लिए कहकर 5वीं मंजिल पर बने
अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद होटल का स्टाफ मेरा सामान लेकर आ चुका था। सुनो, ड्रिंक की व्यवस्था हो सकती है क्या? पहले ड्रिंक भिजवा दो, उसके बाद खाना लगा देना। मेरा इतना कहने पर स्टाफ यस सर कहकर वहां से निकल गया। मैं अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मैंने टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया तो अचानक ही टीवी की स्क्रीन गायब हो गई और टीवी की ब्लैक स्क्रीन में किसी की भयानक परछाई दिखाई पड़ने लगी। मैंने चौंक कर अपने पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही दीवार पर लगा फैंसी लैंप धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मुझे अपने कमरे की बालकनी से किसी बिल्ली के रोने की लगातार आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे मन में अब कुछ अजीबोगरीब ख्याल आने शुरू हो गए थे। तभी अचानक कमरे की डोर बेल बजी। सर, ये लीजिए आपका ड्रिंक और आधे घंटे में मैं आपका डिनर भेजता हूँ। ठीक है। मैंने पहला पैक बनाकर ग्लास में डाला और झटके में उसे गले से नीचे उतार लिया। अब मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। बार बार मुझे ऐसा लगता जैसे पर्दे के पीछे से कोई झांक कर मुझे देख रहा है, लेकिन जब मेरी नजर उस पर्दे पर पड़ती तो वहां मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं काफी बेचैनी महसूस कर रहा था। मुझे ड्रिंक के लिए और बर्फ की जरूरत थी, इसलिए मैंने फोन उठाकर रिसेप्शन को कॉल करना चाहा, लेकिन मेरे रूम का फोन बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसी फोन से वेटर और स्टाफ से बात की थी। अचानक ही बंद कैसे हो गया? पहले वॉशरूम होकर आता हूं, उसके बाद नीचे जाकर बात करता हूं। ऐसा सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना बैग उठाकर पीने लगा। उसी पल मैंने महसूस किया कि उस कमरे की दीवार पर एक बहुत ही मनहूस सी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें एक औरत काले लबादे में खड़ी हुई है, जिसका पूरा मुंह खून से सना है और वह गुस्से में मेरी ही ओर देख रही है। न जाने यह शराब का असर था या उस पेंटिंग में वास्तव में कुछ अप्रिय था कि उस तस्वीर को देखकर भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही पल बीते होंगे कि मैंने महसूस किया कि उस पेंटिंग में से कुछ टपक कर नीचे फर्श पर गिर रहा है। मैंने ध्यान से फर्श की ओर देखा, वहां खून की बूंदें गिरी हुई थी। यह नजारा देख मेरी चीख निकल गई। उसी पल वेटर डिनर लेकर मेरे कमरे में दाखिल हो गया। सर, ये रहा आपका डिनर। अगर कुछ और चाहिए हो तो आप एक बार रिसेप्शन पे जरूर कॉल कर लीजिएगा। ये कैसा रूम है? कुछ गड़बड़ है यहाँ। ना टीवी चल रहा है, ना बल्ब चल रहा है, यहाँ तक कि कमरे का फोन भी डेड पड़ा है। और ये पेंटिंग, इसमें से खून टपक रहा है। कमरा है या भूत बंगला? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको जरूर हैंगओवर हो गया होगा। प्लीज ज्यादा मत पीजिए। आप देखिए, खुद अपनी तसल्ली कर लीजिए, सब कुछ चल रहा है। मेरी शिकायत करते ही वेटर ने खट से टीवी ऑन करके दिखा दिया और फोन पर भी रिसेप्शन को कॉल करके दिखा दिया। सर, आप अब डिनर कर लीजिए। गुड नाइट सर, टेक केयर। वेटर के जाने के बाद मैंने एक बार फिर से फोन उठाकर चेक किया। फोन अभी भी डेड था और टीवी में लगातार किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मुझे जमीन पर टूटे हुए लैंप के टुकड़े और पेंटिंग से टपकता हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। डर से मेरे माथे पर पसीना आ गया था। अब उस पेंटिंग की ओर देख पाने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। शराब का सारा नशा एक ही झटके में दूर हो गया था और अब मुझे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। अचानक ही एक खून जमा देने वाला ठंडा सा झोंका मेरे कानों से टकराया और मुझे महसूस हुआ कि कोई लड़की फुसफुसाकर मेरा नाम ले रही है। उस काली ठंडी मनहूस रात में इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता था कि मैं खुली आंखों से सब देख रहा था, जबकि वेटर 2 बार उन बातों को खारिज करके वहां से जा चुका था। मैंने एक बार फिर घबराकर यहाँ वहां देखा। मेरी नजर फिर से उस भयानक दिखने वाली पेंटिंग से टकराई तो मैंने पाया कि पेंटिंग में खड़ी हुई औरत पलकें झपका रही है और उसकी आंखों से कुछ गाढ़ा लाल पदार्थ टपकते हुए बाहर गिर रहा है। देखते ही देखते उसने अपना मुंह खोल दिया और उसके मुंह से निकलकर घना कोहरा कमरे में भरने लगा। ये नजारा देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। अब एक भी पल के लिए उस कमरे में ठहरना मेरे लिए संभव नहीं था। न जाने उस पल मेरे अंदर कैसी ताकत आ गई कि मैं कूदकर अपने बेड से नीचे उतरा और मैंने कमरे से बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। किंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा कई बार प्रयास करने पर भी टस से मस न हुआ। अब तो डर के मारे मेरा खून सूखने लगा था। कमरे से बाहर जाने वाला इकलौता दरवाजा ना जाने कैसे जाम हो गया था और कमरे के अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा था
जिस पर मेरा विवेक कभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। कोई और रास्ता सूझता न देख मैं दौड़कर बाथरूम में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं डरा सहमा सा बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था कि तभी जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे कमरे की बालकनी में रो रही बिल्ली भी ऐसा लगता था मेरे बाथरूम के बिल्कुल बाहर आकर ही रोने लगी है। डर से मेरी हालत खराब हो रही थी। जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनने के बाद अब तो मेरे अंदर बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बस किसी तरह इस कमरे से बाहर निकाल दे। कुछ देर तक दरवाजा पीटने के बाद अचानक ही मेरे चारों ओर चुप्पी सी छा गई। अब ना तो बाहर बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की। दरवाजे के बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे बाथरूम में बैठे हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो गया था। लगता है सब कुछ शांत हो गया है। मुझे एक बार फिर से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा सोचकर मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बाथरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। ऐसा लग रहा था दरवाजे को किसी ने बाहर से मजबूती से पकड़ रखा हो। सर्दी के मौसम में भी पसीने आने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था। मुझे समझ में आने लगा था कि शायद अब मैं इस होटल रूम से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जो कुछ भी इस कमरे में है मुझे यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकलने देगा। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर बैठ गया। तभी मुझे अपने कमरे के बाहर कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, भड़ाक की आवाज के साथ मेरे बाथरूम का दरवाजा खुल गया। मैं इस कदर डर रहा था कि दरवाजा खुलने के बाद मैंने अपनी गर्दन उठाकर सामने देखने की कोशिश भी नहीं की। तभी होटल के मैनेजर और वेटर की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे सर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आप ये बाथरूम में कैसे फंस गए? मैनेजर की आवाज सुनकर मैंने अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो सामने मैनेजर और वेटर चिंतित दिखाई दे रहे थे। इस कमरे में कुछ है, कुछ बहुत डरावना, जो मुझे अपने यहाँ होने का एहसास दिला रहा है। मैं होटल के कमरे से निकलकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरा कमरा बाहर से बंद कर दिया। फिर मैं बाथरूम में जाकर छुप गया, लेकिन कुछ देर बाद जब मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करने लगा तो मुझे पता चला कि मेरा बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से लॉक हो गया है। सर, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है सर, लेकिन आपकी बातों को मैं झुठला भी नहीं सकता। आपके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने मास्टर की से आपके रूम का दरवाजा खोला है, लेकिन ये देखकर तो मैं भी हैरान हूँ कि आप बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो गया, जबकि आप तो कमरे में बिल्कुल ही अकेले हैं। हो ना हो इस कमरे में कुछ तो अजीब जरूर है। आप चलिए हमारे साथ। इतना कहकर मैनेजर मुझे वहां से बाहर लेकर आ गया। मैं अभी भी सदमे में था। होटल का स्टाफ जाकर मेरे कमरे से मेरा सामान ले आया था। लेकिन आप लोग अचानक आधी रात को मेरे कमरे में कैसे आ गए? वो वेटर ने मुझे बताया कि आपके कमरे में कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आपने काफी शराब भी पी रखी थी, इसलिए मैंने एक बार आपकी हालचाल पूछने के लिए आपके रूम में फोन किया। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे थे। तब मुझे थोड़ी चिंता हुई, तो मैं मास्टर की को लेकर आपके रूम की ओर आ गया। बार बार बेल बजाने पर भी जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं मास्टर की से आपके रूम के अंदर आ गया। मैंने देखा कि आप बाथरूम में बंद हैं और बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक है। वह एक छोटा सा होटल था। मेरे साथ आधी रात को हुई इस डरावनी घटना के बाद होटल का सारा स्टाफ रिसेप्शन पर जमा हो गया था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी वहां के लोकल स्टाफ ने बताया, सर, रास्ते में आते समय आपको कोई भूत या छलावा मिल गया होगा। इस एरिया में ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई हैं। यहाँ पर रात के समय एक छलावा घूमता है, जो उसको देख लेता है, उसके बाद वो छलावा उसके साथ साथ लग जाता है। पहले तो वो छलावा अपने शिकार को ही डराता है, और जब शिकार पूरी तरह से डर के काबू में आ जाता है तो वो उसका शिकार कर लेता है। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर, जो आज आप शिकार होने से बच गए। मैं नहीं जानता छलावा या भूत क्या होता है, लेकिन होटल आते समय मुझे एक सुनसान रास्ते पर अंधेरे में एक लड़की वाइल पहनी हुई दिखाई जरूर दी थी, जो कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गई थी।
स्टाफ के मुताबिक वो लड़की एक छलावा थी जो मेरे साथ होटल तक आ गई थी। आज भी उस रात को याद करके मेरा कलेजा डर से कांप उठता है।